नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार उत्तराखंड के अंदर प्रशासनिक और संगठनात्मक जो अनुभव रखते हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, नए सीएम के तौर पर इन्हें यहां पर लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताई है राज्य के नए मुखिया से कई उम्मीदें। जाहिर तौर पर यह समझिए कि यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरफ इस्तीफा देते हैं और उसके बाद कई तरह के नाम जो है वो दौड़ में सामने आते हैं, लेकिन किसी भी तरह से तीरथ सिंह का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन पूरी जो एक दौड़ है वो उलट देखी गई और सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर बन गए। पीएम यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि रावत के नेतृत्व में प्रगति की ऊंचाइयों को उत्तराखंड छुएगा और तीरथ सिंह रावत ने आज उत्तराखंड की कमान संभाल ली है। नए मुख्यमंत्री बनकर सामने आए हैं, एक नया चेहरा है, लेकिन काफी तरीके से बहुत ही अच्छे से एक एक्सपीरियंस, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से एक एक्सपीरियंस जो है वो रखते हैं और जाहिर तौर पर संघ से ताल्लुक रखते हैं और संघ से ही ताल्लुक रखने की वजह से और अपने साथ सभी को लेकर काम करने की एक प्रतिभा रखते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में अब यहां पर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। सीधा रुख करेंगे, धीरेन्द्र प्रताप हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सवाल यही है कि जिस तरह से सीएम की दौड़ में अलग अलग नाम सामने आ रहे थे और सबको यही लग रहा था कि धन सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ और ही उलट देखा गया, तीरथ सिंह रावत निकलकर सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए आशा जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की एक परिपाटी रही है, कहते बीजेपी चौंकाती है और वो बहुत सस्पेंस रखती है। आप देखिए उत्तराखंड के पिछले 4-5 दिनों का जो घटनाक्रम चला सियासी तौर पे, किस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पे एक सस्पेंस बनाए रखा गया और दिल्ली गए, पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, उनके केंद्रीय नेता आए और बाद में कहा गया कि ठीक है 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे, जश्न के लिए बैठक हो रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष तक में जहां वो बीजापुर गेस्ट हाउस जो स्टेट गेस्ट हाउस है, यहीं पर उन्होंने ये बात कही कि कोई संकट नहीं है, त्रिवेंद्र रावत नेतृत्व कर रहे सरकार का और सरकार के नेतृत्व को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया और उसके बाद भी तो बीजेपी नेतृत्व ने कोई संकेत दिया कि इस तरह का पार्टी है, लेकिन फैसला लिया और मुख्यमंत्री अगले सारी घटनाएं आप देख रही है, कल से हम लगातार चैनल चला रहे हैं। तो बीजेपी की एक परिपाटी है जिसका नाम है आगे में वो व्यक्ति हवा हो जाता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप रिपोर्ट कार्ड भी अपना पेश करते हैं, उपलब्धियां अपनी गिनवाते हैं, मुख्यमंत्री ने ये पूरा काम किया है और उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से उलटफेर जो है वो लगातार हो जाता है, अचानक से हो जाता है। बिल्कुल आशा जी, देखिए कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री एक पद होता है, उसमें व्यक्ति आते ऐसा लगातार है, तो किसी भी छोटे से कार्यकर्ता को बना सकती है, पोस्टर बॉय को भी जो दरी बिछा बना सकती है। एक बार फिर से साबित किया रावत है एबीवीपी के जमाने यानी छात्र जीवन से ही संघ के प्रचारक रहे और देश में जब उत्तराखंड हुआ करता गढ़वाल हुआ करता मंत्री भी रहे, उसके बाद वो विधायक सरकार जब 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ, शिक्षा मंत्री भी रहे, उसके बाद विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो पार्लियामेंट्री एक जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। अब यहाँ पर ये थी कि जब खंडूरी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके दौरान भी काफी तरीके से काम जो है उन्होंने किया है और उनको जिताकर सामने लाने की भी कोशिश की गई थी। जाहिर तौर पर आपने देखा कि जी बिल्कुल आशा जी, आप देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बेहद करीबियों में शुमार किए जाते हैं और शायद यही कारण पौड़ी गढ़वाल जो देश की बड़ी लोकसभा में आती है, उससे जब टिकट की बात हुई तो लोगों ने कहा तीरथ का अनुभव कम है, लेकिन खंडूरी जी के निकटस्थ होने के चलते, संघ और संगठन के नजदीक होने के चलते उनको पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा टिकट दिया गया और जीत के आज वो पौड़ी गढ़वाल के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए तीरथ जी के संसदीय अनुभव की बात करें तो एक अच्छा खासा संसदीय अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है और सबसे बड़ी बात संगठन में करने का एक लंबा अनुभव है। और उससे भी बड़ी बात त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर सबसे बड़ा ये थी कि जब सतपाल महाराज जी आते हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और ज्यादा तरीके से वो अपनी सत्ता के लिए काबिज भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पर तीरथ सिंह रावत को कोई जगह नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तीरथ सिंह रावत जो है वो काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज इस ओहदे पर बिठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैं
करूंगा कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बना। और जब 2000 ये चौपट्टा खाल से विधायक थे, इनका टिकट काट दिया गया और उसकी जगह सतपाल दिया गया, जहां से अभी भी सतपाल महाराज विधायक। लेकिन ने उस समय अपने सब्र का बांध नहीं टूटने दिया, संगठन पे विश्वास किया, शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास किया और पार्टी के कार्य में लगे रहे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया। तब से ये बताया जाने लगा था कि उनको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी और अंत में उनको लोकसभा टिकट दिया। बौड़ी गढ़वाल से सांसद बने। तो तीरथ सिंह रावत का पूरा राजनीतिक जीवन अगर देखें तो बेहद सब्र के साथ संगठन पे से ईमानदारी से उन्होंने अपने काम को किया है, कहीं ना कहीं उसका फायदा, उसका फल आज मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि पूरी सत्ता की कमान ही भारतीय जनता पार्टी ने तीरथ सिंह रावत के हाथ में दे दी है उत्तराखंड की। बिल्कुल आशा जी, है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती क्योंकि एक साल के बाद या कम समय कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में है और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में निश्चित करना जी के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। और पार्टी ने बहुत विचार विमर्श करके तमाम सर्वेज करा के संगठन के स्तर पे, बीजेपी के स्तर पे तब जाकर तो उनको ये जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जी धीरेन्द्र, जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे को सामने लाया है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला, क्योंकि 2022 को मद्देनजर रखते हुए चेहरे को बदला गया है। देखिए आशा जी, मैं बता दूं, विपक्ष जो है, विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष को जरूर मिल गया है कि बीजेपी की 4 साल सरकार रही है, जरूर कुछ न कुछ झूठ, कुछ कमियां थी, कम्युनिकेशन गैप था, जनता के शायद काम नहीं हुए, इसीलिए बीजेपी आलाकमान को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, ऐसा विपक्ष का कहना। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है, न केवल सत्ता में बहुमत के साथ सत्ता में है, अभी तक के उत्तराखंड के सियासी इतिहास में इतना बड़ा बहुमत पार्टी को नहीं मिला। उसको देखते हुए बीजेपी के अपने तर्क हैं और उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत का सौम्य सरल व्यवहार और जनता से, कार्यकर्ताओं से जो धीरेन्द्र, ऐसा क्यों अचानक से हो गया पार्टी के काम? जी धीरेन्द्र, आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अचानक से ये फैसला लेने की कोशिश क्यों की गई? क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर काम कर रहे थे, लोगों की तरफ से काफी रोष देखा जा रहा था, खुश लोग वहां पर नजर नहीं आ रहे थे, उसी की वजह से अब ये कदम यहाँ पर उठाया गया? बिल्कुल आशा जी, देखिए कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में और खासकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके अनुषंगिक संगठन है, उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के व्यवहार को लेकर के कहीं न कहीं रोष देखा जा रहा था। शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो लोगों से कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन स्थापित करने में, डायलॉग स्थापित करने में पीछे रह गए और शायद उसका खामियाजा अपना मुख्यमंत्री पद को करके चुकाना पड़ा। अब बीजेपी को लगता है कि तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत से बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते, कार्यकर्ताओं से उनमें नया जोश भर सकते, क्योंकि चुनावी तो वो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनावों में होगा। धीरेन्द्र, फिलहाल आपको बनाए रखेंगे अपने साथ। तो आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान संभाली गई है, संभालने के लिए दी गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2022 के जो चुनाव है उसमें कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिलता है। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जब नए मुख्यमंत्री को लाया गया है तो उसके बाद किस तरह से यहां निशाना जो है वो साधने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर निशाना साध दिया है और बीते 4 सालों में जनता को कुशासन देने की जो सरकार यहां पर बनाई गई थी, कुशासन की जो सरकार थी, उसे यहां जिम्मेदार ठहराया है। हरीश रावत साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम बदलने से भाजपा में कहीं पूरे तरीके से जो पाप किए गए हैं वो नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रणनीति बुनी गई है, काम जिस तरह से किया गया है, जनता उसी को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगी और आखिर वही सरकार चुनकर सामने आएगी जो जनता चाहती है। तो इस वक्त आप देखिए बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की है कि सीएम का चेहरा बदलने की वजह से यहां पर लाभ नहीं मिलने वाला है, जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत थी, आम जनता को लुभाने की जरूरत थी और बीते 4 सालों में जनता को जो कुशासन यहां पर दिया है, कुशासन की वजह से ही ये पूरी घटना यहां पर देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से निशाना साधती हुई नजर आ रही है। फिर से चलेंगे धीरेन्द्र के पास ही और धीरेन्द्र से ही जानेंगे
कि आखिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। धीरेन्द्र, सवाल आपसे यही है कि आप देखिए उत्तराखंड के अंदर जब नए सीएम को लाया गया है तो जाहिर तौर पर विपक्ष का सवाल तो आना लाजमी था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि चेहरा बदलने के बावजूद भी पाप नहीं धुलेंगे। बिल्कुल देखिए, आशा जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस है, वो लगातार सत्ता पार्टी पे आक्रामक है और लगातार चाहे वो सदन हो या सड़क हो, सदन से सड़क तक लगातार आक्रामकता के साथ सरकार के कार्यों का विरोध कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी का जो उसका दायित्व है निभाने की कोशिश करती हुई देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है उनके सामने, कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। उसमें कई सारे गुट है, जितने नेता उतने गुट। तो शायद बीजेपी इसलिए थोड़ा आश्वस्त रहती है कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास काम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त और मजबूत संगठन है। और न केवल जमीनी संगठन है, बल्कि तमाम जो उनके अनुषंगिक संगठन है वो ऐसा काम करते हैं जो बीजेपी को सत्ता में ले आता है। उसके पास इतने सारे चेहरे हैं, मोदी मिरेकल उनके पास है, अमित शाह का चेहरा है, और राज्य में भी कुछ बड़े चेहरे हैं जिनका प्रयोग करके वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास उनके पास है। शायद यही कुछ कारण है कि उन्होंने चेहरा बदलने में कोई देर नहीं की, और न कोई उनको लगता है कि इस तरह का कोई क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, एक बौखलाहट है 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल देखिए, जो पार्टी सत्ता में रही हो उसके बाद बाहर चली जाए आशा जी, तो उसके अंदर एक छटपटाहट ही है। लेकिन सत्ता में वापसी के लिए समन्वय बनाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाना पड़ता है, और पार्टी की जो अकील काटे उसे दुरुस्त करना पड़ता है, गुटबाजी जैसी बीमारी को दूर करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जो हरीश रावत है उनका अपना गुट है, जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश उनका अपना गुट है, और जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है वो भी गुटबाजी के शिकार है। तो इसकी वजह से कांग्रेस कहीं न कहीं उसके हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी एक सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कांग्रेस के डे टू डे के जो कार्यक्रम है, उनकी जो क्या आप उसे मानेंगे, उसे गंभीरता के साथ देखेंगे तो लगेगा उनके अंदर छटपटाहट तो है, लेकिन एक डर भी है कि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और उसका बहुत लाभ बीजेपी को 2022 के चुनाव में मिल सकता है। इस तरह से जो देखे उन्हें लगा कि चेहरा बदलने पार्टी में बीजेपी में गुटबाजी बढ़ेगी, इसकी एक उम्मीद शायद कांग्रेस की, और इसी वजह से उनका जो बयान आ रहा है उनके नेता। लेकिन खुद कांग्रेस को अपने घर के अंदर झांकने की भी जरूरत है धीरेन्द्र, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आप देखिए कि मतभेद किस तरह से चल रहा है और लगातार किस तरह से गुटबाजी भी हो रही है। और अब जिस तरह से अपना काम करती हुई दिख रही है कांग्रेस, महंगाई का एक मुद्दा यहां पर पकड़ लिया गया, कृषि बिल का एक मुद्दा पकड़ लिया गया, और उसके बाद लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई। क्या लगता है कि इन सब मुद्दों की वजह से फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल देखिए आशा जी, अगर ये जो मुद्दे आपने जिनकी चर्चा की, अगर कांग्रेस इस पे एकजुट होकर के काम करे तो निश्चित रूप को बहुत सारा लाभ मिल सकता था। लेकिन आप देखिए, चाहे किसानों के आंदोलन की बात हो या महंगाई की बात हो, कांग्रेस एक तरह से कहते प्रभावी विरोध करते हुए जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देती, और शायद यही कारण है। बल्कि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ लोग विपक्ष की भी बात करते हैं, क्योंकि जो उनकी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश विधानसभा सदन जब चला, सदन में भी काफी दोस्ताना व्यवहार उनका के साथ रहता है। बल्कि लोग जो आम जनता है जो निष्पक्ष कहती भी है कि दोनों की आपस में सिटिंग गेटिंग है, इसलिए जो कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष है वो बीजेपी का खुल के मुखर विरोध नहीं करती, और वो कह देती है कि हमारी गुटबाजी है, इस वजह से शायद उनका जो विरोध है वो दिखाई नहीं देता। इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद कर रही है। केंद्र कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को बाद में बदल दिया जाए जब 2022 के चुनाव आते हैं? अगर पलड़ा भारी भारतीय जनता पार्टी का होता है तो हो सकता है कि वहां पर पलटी मार दी जाए। लेकिन आप देखिए उत्तराखंड के अंदर दूसरे नंबर पर रहने वाली जो कांग्रेस अब कहां पर दिख रही है, क्योंकि अब दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है, लगातार अपना जनाधार वहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर दावा ठोक कर कह रही है। बिल्कुल आशा जी, देखिए कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी से लड़ने की चुनौती है, और दूसरी तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है वह कांग्रेस के जनाधार में कहीं न कहीं सेंध लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे असंतुष्ट नेता बड़ी संख्या में
बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी उसको खूब भुना रही है। बीजेपी कह भी रही है कि कांग्रेस चुनाव आते आते कांग्रेस ऐसा जहाज हो जाएगी, डूबता हुआ जहाज, जिससे सब लोग कूद कूद के भागना चाहेंगे अपनी जान बचाने के लिए। बीजेपी शायद इसीलिए आश्वस्त है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके अंदर फिलहाल बनाए रखेंगे आपको अपने साथ धीरेन्द्र। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ, संवाददाता नहीं है, ब्यूरो चीफ हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा जो है वो 2022 में साफ हो सकता है। ऐसी अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आप देखिए कि तंज पर तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कसे तो जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बचाने के लिए किस तरह से काम करती है, क्योंकि जहां पर दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस अब तीसरे नंबर पर भी नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांटे की टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चेहरा बदल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले कि लगातार आप देखिए कि सियासत में किस तरह से तंज कसने का सिलसिला यहां पर बदस्तूर जारी कर दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे और तीर्थ सिंह की ताजपोशी पर कांग्रेस ने लगातार यहां पर तंज कसने की कोशिश की है कि सीएम बदलकर भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। और कांग्रेस प्रदेश सचिव यहां बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 महीनों में नहीं खिल पाएगा कोई भी गुल, क्योंकि 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं। तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी कवायद यहां पर चलाई गई है, एक बड़ा चेहरा सामने लाया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर तीर्थ सिंह रावत को सामने लाया गया है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा, ये सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, तंज कसती हुई नजर आ रही है कि बिल्कुल भी फायदा जो है वो नहीं मिलने वाला है। 10 महीनों में यहां कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र के पास ही चलेंगे। धीरेन्द्र, आप देखिए कि किस तरह से प्रदेश सचिव जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 महीनों में पिक्चर नहीं बदलेगी। बिल्कुल आशा, देखिए कांग्रेस जो तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम कर रही है, उसके लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यही कह रही है लगातार कि आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्य अच्छे से लोकप्रिय काम और जनहित के काम करते हैं, तो बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और उनको है कि इस मुद्दे को भुना सकते हैं, और ये सही बात भी हो सकती है, लॉजिकल भी है कि अगले 10 महीने में ही तीरथ सिंह रावत को एक बहुत बड़ी चुनौती से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ साथ में वापस लाने की भी जिम्मेदारी आ गई है। 10 महीने से भी कम समय में तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद करना, अगर उनका कम्युनिकेशन जो संवादहीनता रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उसको दूर करना पड़ेगा, और जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है शायद उसको भी मजबूत करना होगा। इसके साथ ही साथ पार्टी में कोई गुटबाजी न हो, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके समर्थकों की एक बड़ी संख्या है, पूरे प्रदेश में उनका प्रभाव है, तो ऐसे नाराज न हो, ऐसे लोगों को भी अपने पाले में खींचना, अपने साथ करके। धीरेन्द्र, क्या लगता है कि तीर्थ सिंह रावत इन सब मुद्दों पर ढलने के लिए, जी धीरेन्द्र, क्या लगता है कि तीर्थ सिंह रावत जितने भी यहाँ पर दावे किए गए हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और खरा उतरेंगे वहां पर? बिल्कुल, देखिए आशा जी, आज जब तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा हुई बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में, और जब वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए, बहुत भावुक हो गए। उन्होंने इमोशनल होकर के कहा कि मैं इतने साधारण परिवार का लड़का हूँ, बहुत ही दूरस्थ पहाड़ के गांव का हूँ, और मुझ पे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसका मैंने सपने में भी कल्पना जिसकी नहीं की थी, मुझे मुख्यमंत्री जैसे पद पे भी बिठाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे और 2022 में पार्टी को करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि उनका लक्ष्य कितना बड़ा है और कितना संवेदनशीलता के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा, और तो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा जा रहा है, वही डर कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गया है और बार बार तंज कसने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि उनको आज जिम्मेदारी मिली है, तो 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में उनके जो कार्य करने की शैली है वो भी थोड़ा स्पष्ट होती दिखाई देगी। तस्वीर स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी स्टाइल क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं, और कार्य करने की स्टाइल और कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करता है, उसके आधार पर ही शायद जो कांग्रेस है अपनी रणनीति बनाएगी। क्योंकि अभी कांग्रेस को ये लगता है कि तीरथ सिंह रावत कमजोर चेहरा साबित होंगे और उसको
2022 में इस परिवर्तन नरेंद्र, का यहाँ लाभ पर अगर मिलेगा। आप लेकिन बैकग्राउंड को खंगाले तीर्थ सिंह रावत की, तो एक संघ प्रचारक वो रहे हैं, संघ से ताल्लुक रखते हैं और सबको साथ लेकर काम करना बहुत अच्छे से उस पर वो जानते हैं कि कैसे काम करना है। तो कहीं ना कहीं सफलता वहां से मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। अब बिल्कुल आसान, देखिए मैंने पहले भी कहा, बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास चेहरे हैं, बीजेपी के पास रणनीति है, बीजेपी के पास विकास का लंबी सूची है, बीजेपी के पास बूथ स्तर पर बहुत मजबूत नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत उत्साह है। तो इसका लाभ 2022 में लेना चाहिए। और तीरथ सिंह रावत अगर जितनी शीलता से आज करते उन्होंने हुए बातें की, विपक्ष जो है वो अगर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल धीरेन्द्र बनाए रखेंगे आपको अपने साथ। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो तंज कसती हुई नजर आ रही है। वो साफ तौर पर हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी पर और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तीर्थ सिंह रावत को बदलने की वजह से क्या कुछ यहां पर बदलेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 10 महीने का समय रह गया है और 10 महीने में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये तो समय ही बताएगा कि आखिर उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ नहीं। अगली खबर की ओर चल पड़ेंगे और आपको बताते चलें कि एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुरोहितों की तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर गंगा पुरोहितों ने खुशियां मनाई हैं और गंगोत्री धाम मंदिर समिति और पुरोहितों ने यहां विजय दिवस मनाया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत पर धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। यानी कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर इस्तीफा दिया है, तो जाहिर तौर पर पुरोहितों की तरफ से जो खुशियां मनाई गई हैं, अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि जमीनी सतह पर आम लोगों की सोच क्या थी, आम लोगों का विचार क्या था मुख्यमंत्री को लेकर, और आखिर उसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम करने की कोशिश की है। एक पूरी तरह से अपने जनाधार को संभालने की कोशिश हम कह सकते हैं कि वो की गई है। और आप देखिए कि किस तरह से चेहरे को अचानक से बदल दिया गया और यहां पर गंगोत्री धाम मंदिर समिति और पुरोहितों ने भी विजय दिवस मनाया है। अचानक से आप देखिए इस्तीफा होता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाता है, तीर्थ सिंह रावत को लाया जाता है, तो उसके बाद पुरोहित किस तरह से यहां पर खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं वो सबके सामने है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए कि आम जनता किस तरह से खुशियां मनाती हुई नजर आ रही है। तो यहीं से आप अटकलें ये लगाइए, यहीं से अंदाजा ये लगाइए कि किस तरह से काम जो है वो जमीनी सतह पर हुआ है और कितने खुश यहां पर जनता मुख्यमंत्री से थी। और जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया गया है। एक बार फिर से धनराज के पास नहीं, धीरेन्द्र के पास चलेंगे। धीरेन्द्र, यहां पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है, पहले तो आप देखिए कि पुरोहित किस तरह से खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से अंदाजा ये लगता है कि मुख्यमंत्री से आम जनता कितनी खुश थी। बिल्कुल, देखिए आशा जी, देवस्थानम बोर्ड का गठन करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम पंडित अधिकारियों को हकूकधारी है उनको जो है नाराज कर दिया था। उसका जब मुखर विरोध सामने, मंत्री ने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, संतुलन बनाने की कोशिश की और जो चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, उनको भी मनाया, उनका इस्तीफा वापस लिया और कई दौर की बैठकें की पुजारियों के साथ। लेकिन उनकी जो नाराजगी थी वो पाई, क्योंकि उनके जो प्रश्न थे, उनके जो सवाल थे, वो शायद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उसका जवाब नहीं दे सके थे। इस वजह से उनमें एक नाराजगी थी और लगातार तमाम छोटे बड़े आंदोलन भी चलते रहे और लगातार चलते रहे जब तक लेकिन धर्म विरोधी होने का आरोप लगा दिया गया। धीरेन्द्र, ये बहुत बड़ी बात रहती है कि एक मुख्यमंत्री पर धर्म विरोध करने का आरोप लग जाए। वो धार्मिक मंदिरों से जुड़े हुए, धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री धर्म विरोधी होता है। आपको पता है को काम करने के लिए जो संविधान देते हैं तो उस संविधान की शपथ के अनुसार भी करना होता है। और मुख्यमंत्री तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड का किया था, पत्रकारों को भी करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पत्रकारों को भी समझाने की कोशिश की और उनको भी समझाने की कोशिश की। देवस्थानम बोर्ड जैसे बालाजी मंदिर का उस तरह से काम करेगा और जो उत्तराखंड के तमाम मंदिर, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है और यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर है, तो उन मंदिरों को बहुत बेहतर ढंग से उनका प्रबंधन करेगा और उसका जो लाभ है राज्य की जनता को मिलेगा, पुजारियों को मिलेगा, हकूकधारियों को मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं उनसे संवाद स्थापित करने में कोई गैप, जिसकी वजह से वो
समझ नहीं सके और उसके चलते वो लगातार से संवाद जो है वो नहीं हो पाया और अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए हैं मुख्यमंत्री, जिसकी वजह से रोष जो है वो लोगों का झेलना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पर आम जनता देखी जा रही है। आम जनता के बीच में काफी तरीके से रोष जो है वो देखने को मिल रहा था और उसके साथ ही साथ आप ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री पर आम जनता की तरफ से यहाँ पर धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया गया, लेकिन समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई, अपने विचारों को सामने रखने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर आप देखिए आम जनता किस तरह से रोष में थी पहले, और अब जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से इस्तीफा देते हैं उसके बाद आम जनता खुशी मनाती है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।